भारत और नेपाल के बीच अनादिकाल से संबंध हैं। दोनों देशों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति एक समान लगती है, लेकिन चीन के चंद टुकड़ों की खातिर नेपाल ने रोटी बेटी के रिश्तों को दांव पर लगा दिया। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते क्यों खराब होते जा रहे हैं। आज सुबह भारत नेपाल सीमा पर बिहार के सीतामढ़ी के पास फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 3 घायल हो गए। भारत सीमा सुरक्षा बल इसको स्थानीय घटना बता रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद और नेपाल में संसद से नया नक्शा पास होने के बाद ये एक बड़ी घटना हो जाती है, जिसको संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल सरकार पर चीन का भूत सवार हो गया है और वो भारत के साथ रिश्तों को शर्मसार करने में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी बहस, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रोटी बेटी के रिश्ते शर्मसार, ड्रैगन पर सवार नेपाल सरकार। सीमा विवाद का बनाया बहाना, चीन का यूपी बिहार पर निशाना। भारत सीमा पर नेपाल का खतरनाक खेल, दोस्तों से दगा, चीन के साथ मेल। आज सुबह नेपाल ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते को दागदार कर दिया। सीमा पर नेपाल की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 नागरिक घायल हो गए। ये पूरी घटना बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल सीमा पर हुई। घटना हुआ है सर, गया है काम करने खेत में, बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, वहाँ पर ऐसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो, ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गोली कौन चलाया है? सशस्त्र वाला, नेपाल वाला चलाया है। कितने आदमी काम करने गए थे? हाँ? कितने लोग खेत पर काम करने गए थे? 5-6 आदमी था। अच्छा, 5-6 आदमी का एक तो हमारा लड़का को। स्थानीय लोग नेपाल पर जानबूझकर फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि नेपाल एपीएफ का कहना है कि शायद वो लोग एग्रेसिव हुए जो ग्रामीण थे, और नेपाल और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाल एपीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। उसमें नेपाल एपीएफ के लोगों के द्वारा 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 10 राउंड तो उन्होंने खुद, उनका कहना है कि हवा में फायर की और स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने 5 राउंड फिर फायर किया, जो सामने निश्चित तौर पे एम्ड था। 2019 में भारतीय गृह मंत्रालय ने जब से कालापानी इलाके को भारत का हिस्सा बताया है, तब से नेपाल सीमा को लेकर विवाद खड़ा कर रहा है। यहाँ तक कि नेपाल ने तीनों विवादित इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताकर संसद से नया नक्शा भी पास कर दिया है। नेपाल में एक महिला सांसद ने इस नक्शे का विरोध किया तो उसके घर पर हमला किया गया। नेपाल और भारत के बीच 1880 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है, जिस पर दोनों देशों की सहमति है। यहाँ तक कि भारत से नेपाल आने जाने या नेपाल से भारत आने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए होता। ऐसे रिश्तों में दरार डालने की चीनी साजिश का नेपाल शिकार होता नजर आ रहा है। वो रोटी बेटी के रिश्तों को भुलाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इस पर बहस क्यों जरूरी है। अगर बवाल मचा है तो सवाल उठेगा लाजमी है, क्या नेपाल, जी हां, क्या नेपाल चीन के बहकावे में आ चुका है? क्या नेपाल भारत के साथ रिश्तों को खराब करना चाहता है? क्या चीन की नजर नेपाल के जरिए यूपी बिहार पर है? क्या भारत नेपाल सीमा विवाद को हवा चीन ने दी है और नेपाल सरकार क्या चीन की कठपुतली बनती जा रही है? नेपाल ने सदियों से खुली सीमा पर आखिर गोली क्यों चलाई? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में चर्चा करने के लिए मेरे साथ
बड़े वरिष्ठ और विशिष्ट लोगों का पैनल है। अजय कुमार, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत, चीन, नेपाल के साथ आप लगातार एक मैत्री के संबंध प्रगाढ़ हो इसकी कोशिश में लगे रहे। आपसे बहुत सारे सवाल हैं, पूछा जाएगा अजय जी कि आखिर क्यों नेपाल, जो कभी आंखें नहीं मिलाता था, इतनी गर्मी कहां से आई? शीलकांत शर्मा साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपको भारत के कूटनीतिक रवैये और रिश्तों की जानकारी है कि आखिर भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर कैसे आगे बढ़ता है। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी जुड़ेंगे। आशीष सिंह जी, आप स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर हैं और आप रक्षा के मामलों को भी काफी करीब से जानते हैं। और सीमा पार से कंचन झा, सीमा पार इसलिए बोलना पड़ रहा है कंचन कि आज आपने सदियों पुराने अनादिकाल के रिश्तों की पीठ पर खंजर खोपा है। जी हां, आपसे भी सवाल होंगे। और मेरे साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते रहे, जी हां, आपने भारत की सेवा की है, ऐसे मेजर जनरल JKS परिहार, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपसे जानेंगे कि आखिर लिपुलेख के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन क्या किया, मानसरोवर के लिए सड़क क्या खोली, नेपाल तिलमिला गया। नेपाल तिलमिलाया या चीन के बहकावे पर नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा बदलने की ठान ली? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। सबसे पहला सवाल कंचन आपसे, आप पत्रकार हैं नेपाल से, हम उम्मीद करते हैं आपके हमारे रिश्ते रोटी बेटी के थे, ये गोली क्यों चली? कंचन, आपकी आवाज में कोई तकनीकी खराबी है, जैसे ही ठीक होती है आपके पास आएंगे। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष हैं। आशीष, आपसे शुरू कर हम जाएंगे शीलकांत शर्मा साहब, अजय कुमार जी और मेजर जनरल परिहार। आखिर आशीष, बिहार की सीमा पर नेपाल, जो हमसे कभी आंखें नहीं मिलाता था, हमारे छोटे भाई दोस्त के रूप में था, आज उसमें इतनी गर्मी कहां से आ गई? गर्मी केवल और केवल दो वजह से है। पहला जो चीन का पैसा है उस वजह से, और दूसरा जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उसके चलते इस तरह से KP शर्मा ओली कह रहे हैं। उस देश का प्रधानमंत्री जहां की आधी जनसंख्या की रोजी रोटी इंडिया पर चलती है, अगर इंडिया ने बॉर्डर्स बंद कर दिए तो मुझे लगता है कि आधा कम से कम नेपाल बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जिस तरह से हम उसको अगर एनालाइज करें आज के इंसिडेंट को, तो मनीष जी ध्यान दीजिएगा कि 15 गोलियां चली हैं, एक दो गोली नहीं चली है, 15 गोली चली है। 15 में से 10 हवाई फायरिंग हुई है, 5 गोली सीधा निहत्थे नागरिकों पर मारा गया है, जिसमें से 3 गोली लगी है, 1 की मौत हो गई है और 3 इंजर्ड हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ये एक पिछले कुछ हफ्तों से लगातार माहौल गर्मा रहा था, ये सोची समझी साजिश है। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए थे कि नेपाल के आर्म्ड पुलिस को कि इस तरह की हाइटेंड एक्टिविटी, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाइए। निहत्थे नागरिकों पर 15 गोली दागना, जो आपसे केवल कुछ मीटर दूर है, जो इस बारे में चर्चा चल रही है, ऐसी चर्चा जहां हमारे दिल्ली में और मुंबई में, देश में कहीं भी जो बैरिकेडिंग पर किसी भी पुलिस के साथ हो सकती है, उसको लेकर 15 गोलियां दागना, जानबूझ के हीट और जो पूरे सिस्टम को गरमाने का दिन दहाड़े निहत्थे नागरिकों पर, उनमें से जो पूरा परिवार था उनमें से एक बहू नेपाली नागरिक है, वो वहां की नागरिक है और वो इस तरफ आने की कोशिश करते, पूरा परिवार है, नागरिक है, बेचारे गरीब लोग हैं, निहत्थे हैं। 15 गोली दागने का मतलब क्या है? पैसे की गर्मी। बिहार और यूपी में ऐसे कई परिवार हैं, सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनका सीधा नाता, सीधा रिश्ता नेपाल से है। आज हमारी पीठ पर गोली चलाई है नेपाल ने। मेरे साथ शीलकांत शर्मा साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं। शर्मा साहब, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, दोस्त भी नहीं, छोटा भाई, ये आखिर नेपाल किसके बूते कर रहा है? शर्मा साहब इसको तो अभी इस समय जो
जो प्रशासकीय हमारे यहाँ कमेंट है वो तो ये है कि ये स्थानीय दिख रहा है, ये जो पूरा जो घटना हुई है नितांत स्थानीय है। तो हो सकता है कि नितांत के जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं उनकी गलती हो और उन्होंने ये गोली चलाई है। और ये गोली वाकई बिल्कुल अभी तक अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी होता नहीं भारत और नेपाल की सीमा पर, बिकॉज दुनिया में यही दोनों देश हैं जिनकी बीच की सीमा पूरी तरह खुली हुई है। और यूरोप में शेंगन खोला हुआ था कई सालों बाद और बड़ा भारी वो हुआ था, लेकिन भारत में तो शुरू से नेपाल के साथ खुली हुई सीमा है। नेपाली और भारतीय एक दूसरे के देश में खुले आते हैं। तो और उस सीमा पे जैसा आपने बताया कि मतलब आना जाना और ये काम करना, और जैसे खेती है, किसानी है, व्यापार है, हाट बाजार है, ये सब होता रहता है। इसमें हत्या हो जाए गोली से किसी की, तो ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना है और अप्रत्याशित है। ऐसी हमें अपेक्षा नेपाल के साथ नहीं थी। तो हमें यही समझना चाहिए कि ये कुछ स्थानीय कुछ विकृति है और इसका शायद नेपाल के लेकिन शर्मा साहब मैं आपके पास आऊंगा। इसके पहले भी इस तरह की घटना 2 बार 80 के दौरान हुई है, लेकिन इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल जेके परियार हैं। परियार साहब, पहले तो आपने नक्शा बदला, आपने राजनीतिक नक्शे में वो 3 इलाके जो कि भारत के हिस्से में हैं, भारत की जमीन पर है, भारत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, बुनियादी सेवाएं बढ़ा रहा है, वहां पर सड़क बड़ी कर रहा है, तो उनको आपत्ति है। इसके बाद चीन के बहकावे पर, चीन के कहने पर उन्होंने अपना राजनीतिक नक्शा बदल दिया। नेपाल के जितने नाम, चाहे कोइराला हो, प्रचंड हो और ओपी शर्मा ओली, इन सब का नाता रिश्ता, इनकी जड़ें भारत में गड़ी हुई हैं। आखिर ये हिमाकत, ये दुस्साहस क्यों? मैं इसमें थोड़ा आपसे अलग वाक्य रखना चाहूंगा कि आखिर क्यों में अगर वो आपके छोटे भाई हैं तो बड़े भाई के काम भी कुछ होते हैं। तो लगता है कि हमसे कुछ भी चूक हुई है और हमें अपने गरेबान में पहले झांक के देखना पड़ेगा कि ये समस्या जो है पिछले 20 साल में बढ़ के यहां तक कैसे आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस पे एसएसबी जो होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो अगर एसएसबी जो कह रही है वो होम मिनिस्ट्री का ही वर्जन में मानूंगा। हमारा सबसे बड़ा, मैं ये बात कहूंगा, जो हमसे कमजोर जो चूक हुई है कि नेपाल को टेक इट ग्रांटेड करके लिया गया है। नेपाल को जब से राजशाही बदली है तब टाइम था उसके बाद से कि भारत को नेपाल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था, नेपाल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ज्यादा उसमें अफेयर होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। आज चाइना जो है जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 29 बिलियन रुपीज उनके इन्वेस्टमेंट हुए, आपके 8 बिलियन जा रहे हैं। दुनिया भर के 200 कंट्रीज 200 बिलियन जो है वो करीब 50 कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसमें हम फेल हुए हैं और इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, मगर ये नेबर कंट्रीज के साथ में जो हमारी पॉलिसीज है। जल साहब, आपका जो तजुर्बा है उसके सामने मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं या चीन ने जो टुकड़े फेंके हैं वो हमारे रिश्तों पर ज्यादा भारी पड़ गए? जल साहब, नहीं, वो भारी अब इसलिए पड़ रहे हैं कि हम पिछले 10 साल से कुछ कर ही नहीं रहे। 2015 में जब वहां पे भूकंप आया है उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई उसमें ज्यादा वो इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे, वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप लड़ाई की बात नेपाल से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 साल बाद आपकी बॉर्डर पे जो है यहाँ पे एलओसी टाइप का अफेयर हो जाएगा। तो वो आपको सोचना है कि आप कैसे, आज नेपाल का आया है, कल भूटान आएगा। इंदिरा गांधी ने सिक्किम बचा लिया, नहीं तो सिक्किम भी आज ही आ रहा था। आप बर्मा की सोचिए, नेपाल की सोचिए। भारत सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। जी जल साहब, इसको लेकर मुझे लगता है कूटनीतिक प्रयास लगातार सरकार के जारी हैं। सरकार के जारी हैं। हमारे साथ कंचन झा नेपाल से, आप नेपाल में पत्रकार हैं, आप प्रोड्यूसर हैं। कंचन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे सीधा सवाल, आप कभी बड़े भाई की ओर आंखें उठाकर नहीं देखते थे, इतनी गर्मी कैसे आ गई कंचन, और कहां से?
देखिए इसमें मेरा और आई थिंक नेपाल के जो लोगों है और जो भारत के जो लोग हैं, यहाँ पर सीमांचल की जो बात आ रही है, आज मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पूरे मीडिया को और वहाँ के बुद्धिजीवी लोग को कि उनके नजर जो है आज ग्रास रूट्स पे आके पड़ी हुई है। द फैक्ट इज कि यहाँ पर 2 कंट्रीज तो है ही, बट दीज कंट्रीज आर मोर देन द बाउंड्रीज। एक्चुअली यहाँ पर बॉर्डर लैंड, सीमांचल की बात आने की बात है। और जो आप बात जो हो रहा था कि देयर हैव बीन फायरिंग्स गोइंग ऑन द बॉर्डर और देयर हैव बीन हैरेसमेंट ऑन द बॉर्डर, वो देख लीजिए, वो दोनों तरफ से, नेपाल के सुरक्षा संयंत्र की तरफ से भी और भारत के सुरक्षा के संयंत्र की तरफ से भी, वो दैनिकी होने वाली एक घटना है। और आज ये इश्यू को जोर मोड़ कर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नेपाल और इंडिया का एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा हुआ है, इट हैज बीन अमॉन्ग इमेमोरियल टाइम्स। और जो अभी बॉर्डर का इश्यू, बहुत अच्छी बात, आप अपने देश का जो पक्ष रख रहे हैं, एक सकारात्मक पक्ष रख रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे कि अगर आपकी सरकार ऐसा सोच रही है या सोच रही होती तो गोली क्यों चली, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर एक दिन किसान हो, वो चाहे बिहार के किसान हो, वो मधेश के किसान हो, नेपाल के मधेश के रीजन के किसान हो, उन लोग पर दैनिक अत्याचारी किया जाता है। हर एक आम आदमी जो बॉर्डर में, जो सीमांचल में, उन लोगों के लिए भारत नेपाल से भी सीमा का संबंध सबसे ज्यादा है। रोजी रोटी का भी संबंध है और रोजी बेटी का भी संबंध है। यहाँ पर रोटी बेटी का भी संबंध है। तो उसमें जो दोनों तरफ के जो सुरक्षा संयंत्र का जो ये बड़बड़ा, ये जो इम्प्यूनिटी और एट्रोसाइट्स जो डेली बेसिस पर घटते हैं, उनको उठाना भी जरूरत है। और मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने जो कहा है, ये डिप्लोमेटिक फेलियर है नेपाल के तरफ से भी और इंडिया के गवर्नमेंट के तरफ से भी। क्योंकि हम लोग बोलने में, डिबेट करने में तो हमेशा पारस्परिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध तो करते हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पे देखिए, यहाँ पर सिपाही का रिलेशनशिप हो रहा है, जनता का रिलेशनशिप कभी नहीं हुआ है इंडिया नेपाल के बीच में। तो इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। और ये 200-250 साल पहले नेपाल का हिस्ट्री और सबसे पहले कंचन, आपके यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, आपके यहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता फैली है, इसको आपको संभालना होगा। भारत पे आप उंगली ना उठाएं। भारत ने हमेशा आपको गले लगाया है, आपको सिरे से लगाया है, आपके लिए हमेशा भारत खड़ा रहा है। और जैसे मेरे सहयोगी आशीष कह रहे थे कि हमारे भारत में ही गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट शान है भारत की। और आप कहते हैं कि आपको भारत को सोचना होगा। भारत क्यों सोचेगा? भारत ने आपको सीधे से लगाया। अजय कुमार जी, आखिर नेपाल में इतना बदलाव क्यों आ रहा है? ओपी शर्मा ओली कहते थे कि हम भारत द्वारा कब्जाई जमीन जो है इसको लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चाइना, अमेरिका, किसी का फैक्टर अजय कुमार जी, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड इंडिया एंड नेपाल शुड डील विद ईच अदर टू फेस दिस इश्यू। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। आशीष, मेरा सवाल आप। जी अजय, नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बोले। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर ओपी शर्मा ओली इस तरह से आग दिखाने की जरूरत कर लेते हैं, कहते हैं भारत द्वारा कब्जाई जमीन हम लेकर रहेंगे। राजनीतिक नक्शे पर जिस लिपुलेख और लिम्पुधारा और इलाके जो है शारदा नदी वाले, उन पर कब्जा नेपाल का है, इस तरह से उन्होंने अपना नक्शे में बता दिया। देखिए, मैं आज की जो समस्या है उसको 3 तरीके से रखना चाहूंगा। आपने अपने रिपोर्ट में एक शब्द कठपुतली का शब्द का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल सही है। भले कंचन झा जी इस बात को नहीं मान रहे हैं, आज पूरी तरह से नेपाल की अर्थव्यवस्था चीन के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में है। चीन ने अपने सजाफता कैदियों को नेपाल में खुला चारागाह बना करके छोड़ा हुआ है और वो हर तरह के अपराध में वहां संलग्न है और पूरी तरह से उनका कब्जा हो चुका है। और नेपाल की सरकार बिल्कुल उनके आगे लाचार नजर आती है। जो दूसरी बात कंचन झा जी से मैं ये जरूर सहमत हूं कि उन्होंने यह कहा है कि हिंदुस्तान को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। परिस्थितियां बदली हैं,
सीमा पर जो हमारे नेपाली भाई बहन हैं उनके साथ बिल्कुल अत्याचार होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो नेपाल से हिंदुस्तान आते हैं तब भी, और खास करके जब वो हिंदुस्तान से पैसे कमाकर वापस नेपाल जाते हैं तब भी उनके साथ इस सवाल को भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। यही चिंता की वजह सवाल है, अजय जी, यही चिंता की वजह है कि आखिर नेपाल क्यों पलटा, नेपाल में इतना बदलाव क्यों। ओपी शर्मा ओली जो कि भारत के करीबी थे 2015 तक, आखिर चीन की गोद में कैसे पहुंच गए। शीलकांत शर्मा साहब, ये बदलाव केवल वहां की राजनीतिक अस्थिरता और उसके साथ साथ कूटनीतिक प्रयास जो थे, जैसा कि मेजर जनरल परिहार कह रहे थे कि भूकंप के बाद भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया जिससे नेपाल को लगता कि नेपाल उसका अपना है, और यही वजह है कि वो चीन के साथ एक संधि साइन कर दिए। देखिए, ऐसा है कि चीन का नेपाल में अब जो हस्तक्षेप है वो बहुत उजागर हो गया है और बिल्कुल खुले रूप में हो रहा है। ये ओली साहब अभी कुछ महीने पहले इनकी सरकार डावाडोल थी और प्रचंडा ने उनको चुनौती दी थी। तब खबर आई थी कि चीन के राष्ट्रपति ने बात की थी और चीन के एम्बेसडर ने जाके कहा था कि ओली सरकार को बचाओ आप। तो ये इस तरह का चीन का रवैया जो था, जो नेपाल की निहायत आंतरिक बात थी, राजनीति की बात थी, उसमें चीन का हस्तक्षेप था और चीन ये कोशिश कर रहा था कि ओली बने रहें। तो चीन ने ओली के पक्ष में ये काम किया और ये चीन का काम नेपाल में ही नहीं, श्रीलंका में भी आज से डेढ़ साल पहले जब चुनाव को पहले की बात थी और श्रीलंका में उनके तब के राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री को हटाया गया था, तो जो नए प्रधानमंत्री राजपक्षे को बना दिया था, तो चीन के एम्बेसडर ने फौरन जाके उनको बधाई भी दे दी, कांग्रेचुलेशन भी कर दिया। जी हाँ, ये परंपरा प्रचंड के टाइम से, आशीष अगर आपको याद होगा, वो भारत आते हैं और भारत के बाद वो सीधा चीन जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है तब से ही इनकी जो करीबी है नेपाल और चीन की बढ़ने लगी और उस परिपाटी को ओपी शर्मा ओली आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। आशीष, ये केवल पैसे और आइडियोलॉजिकल वाली बात है अपनी सीट बचाने के लिए। लेकिन एक बात मैं जनरल परिहार जी ने जो कही, थोड़ा सा मेरा एक अलग पहलू है इसमें कि देखिए, छोटा भाई अगर गलत रास्ते पे चले गया है या फिर बिगड़ गया है, ये कोई बात नहीं होती कि 10 रुपए दिए जा रहे हैं तो फिर वो नाराज रहेगा, 20 रुपए दे दो क्योंकि पड़ोसी 20 रुपए दे रहा है इसलिए छोटा भाई घर के बाहर दूसरे पड़ोसी के साथ में चले जाएगा। मुझे याद है कि नेपाल अर्थक्वेक में, क्योंकि वहां पर 3 बार गया था मैं नेपाल अर्थक्वेक में, 2000 जो भी 6-7 साल पहले जो अर्थक्वेक्स आए थे, और एक नहीं 2-3 बार आफ्टर शॉक्स आए थे। इंडियन एयरफोर्स सबसे पहली, इंडियन आर्मी सबसे पहली सेनाएं थी जो वहां पर पहुंची थी और किस तरह से रेस्क्यू एफर्ट किया था। चाइनीज बहुत बाद में आए थे, बाकी लोग बहुत बाद में आए थे। रिलीफ के साथ में हेलीकॉप्टर्स लगा दिए गए थे। MI-17 रीफा हेलीकॉप्टर्स में मैं खुद 10-12 बार वहां पर अलग अलग जगहों पर जाके देख चुका था किस तरह से किए जा रहे थे। कोविड आया, भारत सरकार ने सबसे पहले SAARC कंट्रीज के लोगों को बुलाया, सबसे पहले उसमें डोनेशन दिया और इंडिया को, अभी अगर हम हफ्ते भर की भी बात कर लेना मनीष जी, 56 स्कूल बना रहा है भारत सरकार। 23 टन से ज्यादा का कोविड का रिलीफ मटेरियल, अभी मैं हफ्ते भर की बात कर रहा हूं, चलिए सालों भर तो भारत ने हमेशा दिया है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब गोरखा रेजिमेंट नेपाली जो 30,000 से ज्यादा है इंडियन आर्मी में सर्विंग, मैं रिटायर की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना, इसीलिए चीन बिल्कुल ठीक। आशीष, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये दावा कैसा कि नेपाल भारत के अनादिकाल के संबंध है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है और मेरे साथ वो सभी मेहमान जो ब्रेक के पहले बने हुए थे अब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल कंचन, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं। 25 टन दवाएं, याद से कान खोल के सुनिए, 25 टन दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण, लॉकडाउन के दौरान दुनिया में फंसे नेपालियों को भारत ने उनके घर तक पहुंचाया। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
देखिए, अब ये मेरे विचार से क्या है कि अब अभी के समय में दोनों समुदाय जो हैं, दोनों हम लोग का राष्ट्र जो है, उनके लिए एक कटु संवाद नहीं, कूटनीतिक और पारस्परिक संवाद की जरूरत है। देखिए, ग्रेटनेस क्या होता है कि ग्रेटनेस आप कर देते हैं, उसके बाद आप कहने लगेंगे कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, तो दैट इज नॉट योर ग्रेटनेस। Nepal has always accepted the fact that India has been a major, not only a neighbor, but also a big brother, as you say, a friend, a neighbor. वो सब ऑलरेडी अभी भी है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको मेरे तरफ से हम लोग क्या समझ रहे हैं, एक आम युवा, एक आम आदमी जो है नेपाल का, वो क्या समझ रहा है कि यहाँ पर जो तुष्टीकरण का जो एक जो नीति जो भारत सरकार के तरफ से आके यहाँ के कुछ समुदाय लोग को, यहाँ के कुछ नेता लोग को वो पारस्परिक संबंध वहीं पर सीमित जो रखा हुआ था, उसी का फेलियर है। कंचन, मेरा आपसे सवाल है और मेरे सहयोगी आशीष हैं, उनके भी कुछ सवाल है, आपसे पूछेंगे। मेरा सवाल है, इस समय जो नेपाल सरकार कर रही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और अगर नहीं करते तो आवाज उठाएंगे आप? नहीं, आवाज उठाने से भी बात यहाँ है कि दिल्ली और काठमांडू का संवाद से काम नहीं चलने वाला है। अब नेपाल सरकार को और भारत सरकार को जो ये सीमा में रहने वाले दोनों देश के जो जनसंख्या है, दोनों देश के जो लोग हैं, जिसके पास ये संबंध अभी का नहीं, पुरातन जमाने का जो संबंध है, 30 लाख नेपाली भारत में रहते हैं। कंचन, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं जानकारी दे रहा हूं, 30 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वो तो वैसा ही करके आपको इधर भी 5 से लेके 10 लाख, जो नेपाल का इतना छोटा देश है, वहां पर भी 5 से लेके 10 लाख भारतीय भी तो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। तो ये बात ही उठाना है, कहने में घबरा रहे हैं, इन्हें किस बात का डर है? पत्रकार हैं, पत्रकार अग्रवाल लोकतंत्र है, तो खुल के बोलिए कि आप सरकार का विरोध करेंगे। आशीष, वो जो चीन का इफेक्ट होता है, जैसे चीनी सरकार अपने मीडिया को नहीं बोलने देती है, तो क्योंकि अब चीन काफी इन्फ्लुएंस कर चुका है पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, कल्चरली और साथ ही साथ फाइनेंशियली, तो शायद मीडिया पर भी उसका असर दिख रहा है। लेकिन देखिए कंचन जी, महत्वपूर्ण बात यह है जो आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच में, सरकारों के बीच में बात होनी चाहिए। एक बात बताइए, ये बात तब नहीं याद आती है जब नेपाल सरकार बिना बात किए नया मैप लॉन्च कर दे रही है? क्या ये बात तब नहीं याद आ रही है जब 15 गोलियां चलाई जा रही है निहत्थे लोगों पर? हो सकता है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हो सकता है। कंचन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है कंचन जी मेरी? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, दर्शकों तक पहुंचा दे कि यहां पर कोई ग्रेटनेस दिखाने वाली बात नहीं है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी के तौर पर, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, डिप्लोमेटिक डोमेन में हो, मेडिकल डोमेन में हो, जब जरूरत पड़ी है नेपाल को जिम्मेदारी के तौर पर, एक बड़े भाई होने की जिम्मेदारी के तौर पर आया है। कभी कोई ग्रेटनेस वाली बात नहीं है, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ना ही मनमोहन सिंह ने, ना ही किसी ने इस तरह की बातों को कभी थोपा है। लेकिन जब बात हो जा रही है कि नक्शा बदल दिया जाए, साथ ही साथ गोलीबारी की जाए, तब फिर जताना और बताना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है। जी, कंचन जवाब दे, फिर मुझे मेजर जनरल परियार और शीलकांत शर्मा साहब के पास जाना है। कंचन, एक छोटा जवाब आपका। मेरा छोटा जवाब यही है कि आई वुड सी दिस एज अ वेरी डिप्लोमेटिक फेलियर बिटवीन दिल्ली और काठमांडू, नॉट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। दिल्ली और काठमांडू का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उन लोग का फेलियर के कारण आप दोनों कंचन, पत्रकार का क्या काम होता है? एक जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? सरकार की आंखें खोले। आप क्या अपनी सरकार की बंद आंखें घुन्ना बन गई है आपकी सरकार? उनकी आंखें खोलिए, आप पत्रकार हैं। मेरे साथ मेजर जनरल परिहार हैं। जनरल साहब, मुझे एक कहानी याद आती है, वो कहानी फील्ड मार्शल मानिक शाह साहब की थी। मानिक शाह साहब ने कहा था कि अगर कोई सैनिक ये कह दे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, उनको मालूम है। कंचन, आप रुकिए, मेरा सवाल मेजर जनरल परिहार से। उनका कहना था कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो केवल गोरखा ही हो सकता है। ये कैसी बिसात बिछा रहा है नेपाल, जिस गोरखा को लेकर अंग्रेजों ने
हिटलर से दो हाथ किया था,